नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ प्लीज घर से मत जाओ। उस सुबह दिल्ली के उनके 2 कमरों के किराए के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। यह वह खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि वह जो छाती पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठे जाती है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मानो आसमान भी सुनता के दिल का बोझ महसूस कर रहा हो। आज आर्यन का जोधपुर के ऑलमोस्ट में छोड़ने जाने का दिन था। पिछले एक हफ्ते से घर में उत्सव जैसा माहौल था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बधाइयों का तांता लगा हुआ था, लेकिन आज जब जाने की घड़ी आई तो सारी खुशियों पर एक अनहकी उदासी की चादर बिछ गई थी। सुनीता सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। उसने आर्यन के पसंदीदा आलू के पराठे और आम के आचार की एक छोटी सी पैक की थी। हर पराठे को बटर पेपर में लपेटते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आया कैसे जब आर्यन छोटा था तो टिफिन में एक पराठा कम रखने मुझे फुला देता था। आज वह उसके लिए महीनों का कोटा एक साथ पैक कर देना चाहती थी। सूटकेस लगभग पैक हो चुका था। कपड़े, किताबें, जूते, हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन सुनीता उसे बार बार खोलती और फिर से करीने से सब कुछ देखती। यह सामान जमाने का बहाना था। असल में वह समय को रोकने की एक नाम का कोशिश कर रही थी। आर्यन भी चुपचाप तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह और घबराहट का मिला जुला भाव था। वह बार बार अपनी माँ के पास आता, कोई छोटा मोटा सवाल पूछता, माँ मेरा नीला वाला तलिया रखा क्या है, या माँ वो चार्जर कहाँ है। यह सवाल कम और माँ के करीब रहने के बहाने ज़्यादा थे। सुनीता सब समझ रही थी। उसने अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोका रखा था। वह जानती थी कि अगर वह टूटा गया तो आर्यन हिम्मत हार जाएगा। चल बेटा, देर हो जाएगी, सुनीता ने अपनी आवाज़ को यथासंभव दृढ़ बनाते हुए कहा। घर से निकलते समय आर्यन ने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर एक नज़र पूरे घर के डाली। यह वही घर था जहां उसने चलाना सीखा था, जहां की दीवारों पर लगे पिस्तौल के निशान उसकी बढ़ती हाइट की गवाही देते थे, जहां माँ की गोद में बैठकर उसने डॉक्टर बनने का पहला सपना देखा था। उसकी आंखों भर आई। सुनीता ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आगे बढ़ाने का इशारा किया। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। जोधपुर जाने वाली ट्रेन में बैठकर दोनों अपनी अपनी खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी दुनिया तो एक दूसरे के चेहरे की सिमट हुई थी। सफ़र शुरू हुआ। सुनीता ने टिफिन खोला, लेकिन दोनों में से किसी का भी खाने का मन नहीं हुआ था। माँ आर्यन ने धीरे से कहा, अगर वहाँ मेरा मन नहीं लगा तो? सुनीता ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मन क्यों नहीं लगेगा, तू तो बहुत बहादुर है। और फिर मैं हूँ ना, जब भी याद आएगी फ़ोन कर लेना। मैं हर महीने मिलने भी तो आऊँगी। हर महीने? आर्यन ने एक बच्चे की तरह पूछा। वह तो 30 दिन बाद होता है। मैं 30 दिन कैसे रहूँगा? सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस उसका हाथ सहलाती रही। उसे 15 साल पहले का वो दिन याद आ गया, जब वह 5 साल के आर्यन को लेकर अपने पति के घर से हमेशा के लिए निकली थी। उस दिन भी आर्यन ने ऐसे ही उसका हाथ पकड़कर पूछा था, माँ हम पापा के पास वापस कब आएंगे? उस दिन उसने अपने बेटे से कहा था, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे बेटा, अब से बस मैं और तुम। और आज 15 साल बाद उसे अपने बेटे से कहना पड़ रहा था कि उसे जाना होगा। उसे छोड़कर जीवन का चक्र कितना विचित्र था। जोधपुर पहुंचकर ओलमिस का विशाल और भव्य परिसर देखकर सुनीता की आंखों में गर्व से चमक उठी। सफ़ेद रंगमर की इमारतें, हरे भरे लॉन और चारों तरफ चहल पहल करते मेघावी छात्रों, यही वह मंजिल थी जिसके लिए उसने और उसके बेटे ने अपनी जिंदगी के कई साल कुर्बान कर दिए थे। लेकिन इस भव्यता के बीच उसे अपना बेटा बहुत छोटा और अकेला नजर आ रहा था। हॉस्टल का कमरा नंबर 241, एक निर्जीव सा कमरा जिसमें 2 बिस्तर, 2 मेज और 2 अलमारियां थी। जैसे ही सुनीता ने आर्यन का सामान अलमारी में रखना शुरू किया, बिछड़ने का एहसास ठोस रूप लेने लगा। हर कपड़े, हर किताब के साथ सुनीता अपनी ममता का एक इच्छा भी उस अलमारी में रख रही थी। माँ
मुझे नहीं रहना यहाँ। अचानक आर्यन की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। उसका चेहरा उतर चुका था। यह दीवारें मुझे काट रही है। मैं तुम्हारे बिना इस खाली कमरे में कैसे रहूँगा। वह किसी बच्चे की तरह रोने लगा। मेरा नाम कटवा दो यहाँ से। मैं दिल्ली में ही किसी कॉलेज में BSc कर लूँगा। मुझे डॉक्टर नहीं बनना। अगर तुम्हें छोड़कर जाना पड़े। उसका एक एक शब्द सुनीता के सीने में तीर की तरह सूंघ रहा था। जिस बेटे को उसने हमेशा मजबूत बनाया था, आज वह उसके सामने बिखर रहा था। उसने आर्यन को अपने पास बैठाया, उसका सिर अपनी गोद में रखा लिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बेटा, यहाँ क्या बचपन है, यहाँ तुम्हारा सपना था। अब जब मंजिल सामने है तो तुम भाग रहे हो। मेरा सपना आपसे दूर जाना नहीं था, आर्यन ने सुबकते हुए कहा। मेरी तो बस इतनी ही अपेक्षा है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं। तुम मुझे अपने से दूर करना चाहती हो न। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा माँ। सुनीता ने अपना दिल पत्थर का कर लिया। शाम हो गई थी। उसकी वापसी की ट्रेन का समय हो रहा था। जोधपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर समसमाती हुई वंदे मातरम एक्सप्रेस खड़ी थी। ट्रेन की आधुनिकता और रफ्तार उनके दिलों में मसीह उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत थी। सायरन बजा। सुनीता ने आर्यन को आखिरी बार बसकर गले लगाया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गया। माँ, प्लीज मत जाओ। आर्यन ने किसी बच्चे की तरह उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। सुनीता ने कांपते हाथों से उसका हाथ हटाया, उसके माथे को चूमा और भारी मन से ट्रेन में चढ़ गई। वह अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। आर्यन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और आंसू लगातार बह रहे थे। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी, वह उसके साथ साथ चलने लगा, मानो उसे रोक लेना चाहता हो। सुनीता ने हाथ मिलाया, लेकिन आर्यन बस रोता रहा। कुछ ही पलों में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और आर्यन का रोता हुआ चेहरा प्लेटफॉर्म की भीड़ में कहीं खो गया। जैसे ही उसका बेटा आंखों से ओझल हुआ, सुनीता का बनाया हुआ मजबूती का बोध टूट गया। वह अपनी सीट पर ढह गई और अपने दुपट्टे में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी पूरी गति में दिल्ली की ओर दौड़ रही थी, लेकिन सुनीता का मन और उसकी आत्मा जोधपुर स्टेशन पर ही अपने बेटे के पास छूट गए थे। अगले कुछ हफ्ते सचमुच नरक की तरह बीते। आर्यन का मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। एनाटॉमी की जटिलताएं और बायोमेट्रिक के समीकरण उसके सिर के ऊपर से निकल जाते। मेस का खाना शहर जैसा लगता। रात में वह जगता रहता, माँ में याद करके तकिए में मुंह छिपाकर रोता। वह दिन में इस बार माँ को फ़ोन करता और हर बार उसकी आवाज़ में वही उदासी होती। दूसरी तरफ दिल्ली में सुनीता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। घर उसे काटने को दौड़ता था। वह स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, लेकिन उसका मन अपने बेटे में ही अटका रहता था। वह अक्सर खाना बनाना भूल जाती, रात में नींद टूट जाती तो वह बेचैनी से घर में टहलने लगती। एक रात आर्यन हॉस्पिटल की छत पर अकेला बैठा था। उसे घर की बहुत याद रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह उसका रूममेट समीर था, जो अब तक आ चुका था। सब ठीक है भाई? समीर ने पूछा। तेरा चेहरा हमेशा उतरा रहता है, घर की याद आ रही है? आर्यन कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों भर आई। समीर उसके पास बैठ गया। यार, हम सब यहाँ अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़कर आए हैं। आसान किसी के लिए नहीं है। मेरी भी माँ रोज़ फ़ोन पर रोती है, लेकिन सोच, उन्होंने हमें यहाँ किसी उम्मीद से भेजा है। हमारे माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई और सारे सपने हम पर लगा दिए हैं। अगर हम ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। चल उठते पड़ते हैं, हम उनके सपनों को पूरा करना है। समीर की बातें ने आर्यन पर गहरा असर किया। उस अपनी माँ का चेहरा याद आया। वह कितनी उम्मीदों से उसे यहाँ भेज कर गई थी। अगर वह ऐसे ही टूटता रहा तो वह अपनी माँ के 15 सालों के संघर्ष और त्याग को व्यर्थ कर देगा। उसे अपनी माँ के लिए मजबूत बनना होगा। उस रात के बाद आर्यन बदल गया। उसने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। उसने मुश्किल टॉपिक्स को समझने के लिए
लाइब्रेरी में घंटों बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। उसने दोस्तों बनाए, कैंपस की गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। अब जब वह माँ को फ़ोन करता तो उसकी आवाज़ में एक नया उत्साह होता। वह उसे अपनी क्लास, अपने प्रोफेसरों और अपनी छोटी छोटी सफलताओं के बारे में बताता। सुनीता उसकी आवाज़ में आए इस सकारात्मक को महसूस कर सकती थी और उसका चिंतित मन शांत होने लगा था। 2 महीने बाद सुनीता उसके मिलने दोबारा जोधपुर आई। जब वह स्टेशन पर उतरी तो प्लेटफॉर्म पर उसे एक बदला हुआ आर्यन मिला। उसके सामने उसका वही भावुक रोने वाला बेटा नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी, सुलझा हुआ नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया आत्मविश्वास। माँ कहकर वह दौड़कर उससे लिपट गया। उसका आलिंगन इतना मजबूत और आश्वस्त करने वाला था कि सुनीता की सारी चिंताएं एक पल में फूर हो गई। आर्यन उसे अपनी बाइक पर बिठाकर हॉस्टल ले गया। उसने गांव से अपनी माँ के पूरा कॉलेज घुमाया, अपनी लाइब्रेरी, अपनी लैब दिखाई। उसने गर्व से अपने दोस्तों से मिलाया, यह मेरी माँ है, मेरी सुपर मैम, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सुनीता की आंखों खुशी और गर्व से नम गई थी। शाम को आर्यन अपनी माँ को अपने कमरे में ले आया। कमरा अब व्यवस्थित था। मेज पर मेडिकल की मोटी मोटी किताबें रखी थी, जिन पर लाइफ टाइम से निशान लगे हुए थे। वह अपनी माँ से पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। उस दिन के लिए शुक्रिया, आर्यन ने कहा। सुनीता ने हैरानी से पूछा, किस दिन के लिए? स्टेशन वाले दिन के लिए, आर्यन ने भावुक होकर कहा। उस दिन अगर आप कमज़ोर पड़ जाती और मुझे वापस ले जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं शायद जिंदगी भर खुद को या आपको कोसता रहता। आपकी उस मजबूती ने ही मुझे यहाँ टिकने की हिम्मत दी। जब भी मैं अकेला महसूस करता था, मुझे आपका वो चेहरा याद आता था, जो आंसुओं को पीकर भी मुस्कुरा कर रहा था। आपने मुझे खुद से दूर नहीं किया था माँ, आपने मुझे मेरे सपनों के पास भेजा था। मुझे उड़ना सिखाने के लिए आपने मुझे घोंसले से बाहर धकेला था। शुक्रिया माँ। यह सुनते ही सुनीता अपने आंसुओं को और नहीं रोक सकी। ये आंसू दुख या बिसोह के नहीं थे, एक माँ के संघर्ष के सफल होने के आंसू थे। यह गर्व, संतोष और असीम प्रेम के आंसू थे। वह अपने बेटे से लिपट गई। आज उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सच में बड़ा हो गया है। उनका रिश्ता अब निर्भरता का नहीं, बल्कि उपसी उमा आसमान, दोस्ती और गहरे प्रेम का था। अगले दिन जब सुनीता वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर वापस दिल्ली लौट रही थी तो उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते नजरिया उसे खूबसूरत लग रहे थे। उसका दिल हल्का था। उस पता था कि उसका बेटा अब अकेला नहीं है। उसने अपने लिए एक नया आसमान ढूंढ लिया है, जहां वह अपने सपनों की उसी उड़ान भरने के लिए तैयार है। और सुनीता जानती थी कि वह हमेशा जमीन पर खड़ी अपने बेटे की उड़ान को गर्व से देखती रहेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप भविष्य में ऐसी कहीं दिल सुन लेने वाली कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी लाइक और चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो करें। आपका एक लाइक हमें और लिखने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी।